Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking lesson number 4, Lost Spring. We have read page number 1st of this lesson already, and today we will read further. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's discuss about the title first, then we'll start. उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। तो लॉस्ट स्प्रिंग एक मौसम का नाम है, एक ऋतु का नाम है जिसको हम हिंदी में बसंत बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत अच्छा मौसम होता है, गर्मी और सर्दी दोनों का मिश्रण होता है। इस मौसम में न सर्दी होती है न गर्मी होती है, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस टाइटल का अनुवाद करूँ तो इसका तात्पर्य निकल रहा है कि बसंत का खो जाना। यहाँ पे जो मनुष्य अवस्था है उसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य अवस्था में जो स्प्रिंग वाला सीज़न होता है वो होता है बचपन, और बचपन का खो जाना ही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बचपन खोता चला जा रहा है आज के परिवेश के अंदर, विशेषकर उन परिवार के बच्चों के जो कि कच्ची बस्ती में रहते हैं या फिर फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले लोगों के जो बच्चे हैं या फैक्ट्रियों में जो बच्चे लगे हुए हैं, उनका बचपन किस प्रकार से खोता चला जा रहा है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें दो पार्ट है, दो स्टोरी है अलग अलग, और दोनों के थ्रू हमको समझाने की कोशिश की गई है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे अपना, और सबका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। और जो अननेसेसरी आवाज़ आ रही है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ये आती रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो अब आप पूरा जो फोकस है वो स्क्रीन पे रखें, और अगर ज़्यादा हो रही है वॉल्यूम तो आप वॉल्यूम कम कर लें अपनी, आपको क्लियर वॉइस आ जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, कि जो यंग बॉयज़ है, जो छोटे लड़के हैं जैसे कि प्रीस्ट के बेटे, वो अब शूज़ वियर करने लग गए हैं। लेकिन मैनी अदर लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे जैसे कि रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स का मीनिंग बताएंगे आप, कचरा उठाने वाले जो लड़के हैं उनके जैसे अभी भी मेरे पड़ोस में कैसे रहते हैं, शूलेस रहते हैं, बिना शूज़ के ही रहते हैं। नेक्स्ट, my acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. देख लेते हैं क्या कहते हैं। एक्वेंटेंस का मीनिंग बताएंगे। एक्वेंटेंस का जो मीनिंग है वो है परिचित, ठीक है। मेरे जो परिचित है, ठीक है, माई एक्वेंटेंस विथ बेयरफुट रैग पिकर्स, जो क्या है, बेयरफुट रैग पिकर्स है। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर रहने वाले, रैग पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले, कि जो एक्वेंटेंस है जो बेयरफुट रैग पिकर्स है, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे ले गए। लीड्स का मतलब ले गए, मुझे कहाँ ले गए, सीमापुरी में ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि एक स्थान है कहाँ पर, दिल्ली की पेरिफेरी में। दिल्ली की पेरिफेरी का मतलब होता है दिल्ली की जो बाउंड्री है, जो चार दीवारी है, उस स्थान पर। येट माइल्स अवे, लेकिन फिर भी मीलों दूर है, फ्रॉम इट, इससे। मेटाफोरिकली का मतलब रूपक के हिसाब से देखा जाए। रूपक के हिसाब से कैसे, दिल्ली में सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जबकि जो सीमापुरी विलेज है वो एक उजाड़ स्थान है, वहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जैसे दिल्ली के अंदर है। ऐसा कहा तो जा सकता है कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली की परिधि में है, लेकिन फिर भी दिल्ली से मीलों दूर है अगर उसकी सुविधाओं को लेकर बात करें तो। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और जो यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वेटर्स है, मतलब बिखरे बिखरे हुए रहते हैं। कोई यहाँ पर, कुछ लोग काफ़ी दूर है, इस प्रकार से रहते हैं, स्क्वेटर्स फॉर्म में रहते हैं। और जो कि बांग्लादेश से आए थे वापस 1971 के अंदर, मतलब 1971 में वो बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब उजाड़। सीमापुरी उस समय कब, 1971 के अंदर एक उजाड़ स्थान था। इट स्टिल इज़, और ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब पहले की जैसे खाली नहीं है। उजाड़ तो अभी भी है, लेकिन पहले जैसे ये अब खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड तरपलिन, डिवॉइड ऑफ सैवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि
इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, कि मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी का जो घर है, मिट्टी का जो ढांचा है, जिस पे रूफ जो है, जो छत है, वो टिन की या तरपोलिन की है। तरपोलिन का मतलब तरपाल, ठीक है ना। जहाँ पर डिवॉइड ऑफ का मीनिंग बताएंगे आप मुझे। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, कमी होना, तो वहाँ पे डिवॉइड है। सेवेज की मतलब कि गटर की नालियाँ नहीं है वहाँ पे, पानी के लिए पानी निकास की सही व्यवस्था नहीं है, पानी फैला हुआ है वहाँ पे। रनिंग वाटर नहीं है, मतलब पीने का जो पानी है वो नहीं है। और लगभग वहाँ पे 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, कि दे हैव लिव्ड, कि वो रहे हैं यहाँ पर मोर देन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा, यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर रहते हुए हो गए उन्हें यहाँ पर। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट्स के, ना तो उनके पास में राशन कार्ड है, ना ही उनके पास में पहचान पत्र है। बट विथ राशन कार्ड माफ़ करना, लेकिन राशन कार्ड से डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, राशन कार्ड की वजह से उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ गया। इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और जिनकी वजह से उनको अब अनाज मिल जाता है, ग्रेन मिल जाता है, मतलब राशन की वजह से अब उनको जो अनाज है वो मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ये देखो कितनी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि भोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल के लिए। अब जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, किसकी तुलना में? एक आइडेंटिटी की तुलना में, पहचान की तुलना में भोजन ज़्यादा आवश्यक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टोमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। कि क्या करें? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि दिन के अंत तक, मतलब शाम तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर हम हमारे परिवार को खिला सकते हैं और सोने जा सकते हैं बिना पेट दर्द के। बिना पेट दर्द का क्या मीनिंग है? बिना भूखे पेट के अगर हम जा सकते हैं बेड पर सोने के लिए, कहने का मतलब अगर हमको शाम को भोजन मिल जाए तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे। किसकी तुलना में? उन खेतों की तुलना में जो हमें किसी प्रकार का कोई अनाज नहीं देते। मतलब उस जगह रहने से ज़्यादा अच्छा है, उन खेतों में रहने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे बिल्कुल भी अनाज नहीं होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर रहें। Say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो से का मतलब कहती है, ये जो सारे सेंटेंस किसने कहा? ये कहा एक ग्रुप ने, वुमन के, जो कि फटी पुरानी साड़ी में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने लेफ़्ट क्यों कर दिया, छोड़ क्यों दिया अपना सुंदर लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड की, जो उनकी हरी भरी खेत थे और नदी वाला जो हिस्सा था उसको वो छोड़ के क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अंत में हमारे परिवार को खिला सके शाम होते होते और बिस्तर पे बिना पेट दर्द के जा सके, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ रहने की तुलना में, जो खेत हमें किसी प्रकार का कोई अनाज नहीं देते हैं। नेक्स्ट, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। कि क्या करें? जहाँ कहीं पे भी उन्हें भोजन मिल जाता है वो लगा लेते हैं अपने टेंट को, पिच कर लेते हैं अपने टेंट को, और उनका ये ट्रांजिट होम बन जाता है। ट्रांजिट होम का मतलब है कि वो घर जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो उनका एक तरह से ये ट्रांजिट होम बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और धीरे धीरे वो सर्वाइवल में पार्टनर भी बन जाते हैं, मतलब वो भी कामकाज में उनका हाथ बटाने लग जाते हैं जो वो काम करते हैं उसके अंदर। मतलब वो रेक पिकिंग का काम करते तो बच्चे भी रेक पिकर्स हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का सीधा सीधा मतलब है रैक पिकिंग, मतलब कचरा उठाना। द थ्रू द ईयर्स इट हैज़ अक्योर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और मतलब इतने सालों से ये एक प्रकार से मतलब कि एक फाइन आर्ट, मतलब एक कला का हिस्सा हो चुका है, एक हुनर बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड हो चुका है। गोल्ड का मतलब सोना, मतलब कि जो कचरा है वही उनके लिए सोना है, सोने के समान, क्योंकि उस गार्बेज की वजह से उनको शाम होते होते भोजन प्राप्त हो जाता है। इसलिए गार्बेज उनके लिए क्या है? गोल्ड है। गार्बेज उनके लिए सर्वाइवल है, सर्वाइवल का मीन्स है, साधन है। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, ये उनके लिए रोज़ का भोजन है। उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती छत ही क्यों ना हो, लेकिन गार्बेज की वजह से उनको छत मिली हुई है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये इससे भी ज़्यादा है।
आई सम टाइम फाइंड अ रुपी। आई सम टाइम मतलब कभी कभार मुझे 1 रुपया, इवन अ 10 रुपीज़ नोट, कि कई बार मुझे 1 रुपये, यहाँ तक कि कई बार मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। कौन कहता है? साहिब ने कहा। हिज आइज़ लाइटिंग अप, जब वो ये बात कह रहा था तो उसकी आंखें हैं वो लाइटिंग अप हो गई। लाइटिंग अप का क्या मीनिंग है? रोशन में हो गई, खुशी आ गई उसकी आंखों में। यस, लाइटिंग अप का मीनिंग बताएंगे मुझे। लाइटिंग अप का मतलब चमक आ जाना, खुशी मिलना, ठीक है। लाइटिंग अप का मतलब चमक आ जाना। तो जब उसने कहा कि मुझे 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, तो ये बात कहते हुए साहिब की आंखों में चमक दिखाई दी, खुशी दिखाई दी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more। कि क्या करें कि इफ़ यू कैन फाइंड, अगर आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए गार्बेज के ढेर के अंदर, तो आप रोकोगे नहीं खंगालना, किसको? कचरे को, इस उम्मीद में कि आपको और भी मिल सकता है और अधिक ही मिल सकता है, इस उम्मीद में आप उसको खंगालना नहीं छोड़ोगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, तो ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि जो गार्बेज है उसका जो मीनिंग अलग है, किसके लिए? उन बच्चों के लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि क्या करें कि जो ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए, गार्बेज का जो मीनिंग है, जो गार्बेज का जो अर्थ है वो अलग है उस अर्थ से जो उनके पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या अर्थ है? पेरेंट्स के लिए वो सर्वाइवल का साधन है, आजीविका का साधन, जबकि बच्चों के लिए क्या है? वो बच्चों के लिए खुशी, मतलब कि जब वो ढूंढने जाते हैं तो उनको कई बार कॉइन भी मिल जाता है, चांदी का 1 रुपये का 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, तो उनके लिए तो वो एक खुशी का मीन्स है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट्स मीन्स फॉर सर्वाइवल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के लिए तो ये वंडर है, वंडर का मतलब खुशी है, आज से मतलब अचानक से मिलने वाली खुशी है, और बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का मीन्स है, साधन है। अब देखिए वन विंटर मॉर्निंग, कि क्या कह रहे हैं कि वन विंटर मॉर्निंग, की एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि मैंने क्या देखा? मैं देखता हूँ कि जो साहिब है वो खड़ा हुआ है चार दीवारी के गेट के पास में। कहाँ पर? जो पास ही का जो क्लब है उसके गेट के सामने खड़ा हुआ है और देख रहा है 2 यंग मैन को ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस को प्ले कर रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे वो गेम पसंद आया। ही हम्स, वो कहता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो कंटेंट है, कंटेंट का मीनिंग बताएंगे, सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है देखकर इसे खड़ा खड़ा कहाँ पर? चार दीवारी के पीछे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और वो कहता है कि मैं अंदर चला जाऊँगा जब कोई भी आसपास नहीं होगा। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग्स, और जो गेट कीपर है वो क्या करता है? मुझे यूज़ करने देता है उन स्विंग्स को, उन झूलों को मुझे झूलने देता है। कौन? गेट कीपर। तो स्विंग का मतलब बताएंगे आप मुझे। साहिब टू इज़ wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, कि क्या करें? साहिब ने भी वियर कर रखे हैं टेनिस शूज़ जो कि बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं, उसके रंग उड़ी हुई शर्ट के ऊपर, डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर। शॉर्ट जानते हो जो पैंट का हाफ होता है उसको शॉर्ट कहते हैं। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने दे दिया था मुझे ये। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और वो किस प्रकार से कहते हैं? व्याख्या करने के तरीके से कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डजंट बॉदर हिम, कि क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं। फैक्ट ये था, तथ्य ये है, सच ये है कि वो डिस्कार्डेड शूज़ है, मतलब कि छोड़ दिए हुए शूज़ है किसी अमीर लड़के के, मतलब किसी अमीर लड़के ने उसको डिस्कार्डेड कर दिया, छोड़ दिया, पहन नहीं रहा था उनको। उसने शायद इसलिए मना कर दिया पहनने से उनको, क्योंकि उसमें एक होल हो गया था, उसमें कोई एक छेद हो गया छोटा मोटा उस शूज़ के अंदर, तो उस अमीर लड़के ने पहनने से मना कर दिया। और डजंट बॉदर हिम, लेकिन इस होल ने उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया। किसको? साहिब को तो शूज़ मिल तो रहे हैं, चाहे होल वाले ही हो। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, कि क्या कह रहे हैं कि फॉर वन, उसके लिए जिसने वॉक किया और जिसने चला
नंगे पैर जो हमेशा बेयरफुट चला हो उसके लिए तो शूज़ चाहे होल वाले क्यों ना हो किसके समान है, सपने का सच होने के समान है, सपना सच होने के समान है, अ ड्रीम कम ट्रू होने के इक्वल है शूज़ मिल जाना चाहे वो होल वाले ही क्यों ना हो। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो वो वॉच कर रहा है देख रहा है इतने इंटेंशन के साथ में, इतने इरादे के साथ में, वो उसकी पहुंच से दूर है, आउट ऑफ रीच है। आउट ऑफ रीच का मीनिंग बताइए मुझे। नेक्स्ट, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कि मतलब इस सुबह मैंने देखा कि जो साहिब है वो जा रहा है, ऑन हिज वे का मतलब जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मिल्क बूथ के ऊपर जा रहा है, जो दूध की जो डेयरी है वहाँ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, मतलब स्टील का जो केन आता है बड़ा वो है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब साहिब वो कह रहा है कि अब मैं वर्क करता हूँ चाय की स्टॉल पर, चाय की थड़ी पर जो रोड के उस तरफ है, रोड की डाउन पर है। ही सेज पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, मतलब उंगली से दूर इशारा करते हुए कहता है इस प्रकार से, मतलब उस तरफ जो डाउन वहाँ पे एक चाय की दुकान है उस तरफ क्या है, मैं वर्क करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, आगे क्या कहते हैं कि मुझे कितने रुपए मिलते हैं, 800, और मेरा पूरा भोजन मतलब सुबह शाम दोपहर का भोजन भी मिलता है और 800 रुपीज़ भी मिलते हैं। तो आप मुझे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताइए कि साहिब को टी स्टॉल पे कितने रुपीज़ मिलते हैं और कितने टाइम्स का उसको मील्स मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, और क्या उसको जॉब पसंद है, आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, उसका जो चेहरा है उसने खो दिया वो केयरफुल लुक, मतलब जो आज़ादी से वो रहता था, ना किसी प्रकार की कोई चिंता थी, वो वाला लुक उसने खो दिया, वो उसके चेहरे पे नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का जो कैनिस्टर था वो ज़्यादा भारी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग की तुलना में। ही वुड कैरी सो लाइटली और इस शोल्डर, और वो उसको कैरी करता था इतना लाइटली, इतने आराम से अपने शोल्डर के ऊपर। द बैग वॉज हिज, और वो बैग जो था वो खुद का था, और जो कैनिस्टर है ये उस आदमी का है जो टी शॉप का ओनर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज़ ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ध्यान रखने, फर्स्ट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो मुकेश की है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है।